Hi friends, in this video we will discuss the GATE question answers and the topics which we haven't covered in the previous videos, but we will discuss only new topics so that आपका time waste now. So before this video you should go through the previous videos and one more thing to add कि मैंने हर ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस के टाइमलाइंस नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं सो दैट इफ़ आपको सीधा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखना हो तो आप उस टाइमलाइन पे क्लिक कर कर डायरेक्ट उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे पहुंच सकें एंड मीन्स आपको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े. बट आई वुड से कि फॉर वंस यू शुड गो थ्रू द एंटायर वीडियो. डेफिनेटली आप कुछ नया ही सीखोगे रिगार्डिंग गेट. ओके, सो आफ्टर दीज गेट क्वेश्चंस you will find the explanation. Okay, so our first question is Dharahara refers to concept of Vastu Shastra, B option elevation of feature of Hindu temple, then heritage tower is Kathmandu and construction method of Buddhist architecture. तो ये धाराहारा काठमांडू का हेरिटेज टावर है जिसे भीमसेन टावर भी कहते हैं. ये आप नोट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब इसको ईजिली मतलब ये क्वेश्चन आपका उसमें भी अब पूछा गया है. इस बार 2020 के इसरो पेपर में भी यही क्वेश्चन आया है, भीमसेन टावर. बट गेट में तो ये इसलिए आया था क्योंकि ये 2015 में जो अर्थक्वेक हुआ था इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, जिसकी आपने व्हाट्सएप पे वीडियोस भी काफ़ी आई थी. ठीक है, तो उसमें ये टावर जो भीमसेन टावर था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था जो नेपाल में है. ठीक है, 2015 में. तो ये धाराहारा काठमांडू में है. सो इसलिए दे आस्क इन द 2016 में पूछा गया था क्योंकि 2015 में ये हुआ था. तो एक टाइप का जीएस का क्वेश्चन है. जीएस के जनरली पूछते नहीं है बट जीएस में मैक्सिमम आपका प्रिट्जकर अवार्ड पूछा जाता है कि ये रिसेंटली जब भी आप पेपर देने जाओ तो किसको मिला है, उसके 2-3 ईयर और उस रिसेंटली जिसको मिला है वो पढ़ के जाना चाहिए. और इंडिया का तो एक ही प्रिट्जकर अवार्ड जिसको मिला है वो भी हमेशा याद रखना चाहिए आपको. ठीक है, सो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कंसेप्ट ऑफ वास्तुशास्त्र. सो वास्तुशास्त्र में हमें क्या याद रखना है. वास्तुशास्त्र में मेनली हमारा है मनसारा वेद शास्त्र, जिसमें मनसारा शिल्प शास्त्र में हमने जो सब कुछ पढ़ा था वो याद रखना है. ओके, मनसारा शिल्प शास्त्र में सब कुछ वो जो मैंने टाउन प्लानिंग पढ़ा था वो याद रखना है कि देना साधना प्रीति सर्वा पर खर्चा और उनसे कैसे दंड का सर्वर तो भद्र, ये सब कुछ निकले थे. एंड अब जो जनरली क्वेश्चन आ रहे हैं वो कि टाउन प्लानिंग आपकी कौन सी उस पे बेस्ड है, जैसे मदुरई किस पे बेस है एंड ये सब कुछ कौन सी टाउन प्लानिंग किस पे बेस है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट हो चुके हैं. अब दूसरा वास्तुशास्त्र से में कोई क्वेश्चन याद है तो जो रिसेंटली पूछा गया था कि फिंग प्लस शुई, ये पता नहीं किस क्वेश्चन में पूछा गया बट ये इट वाज आस्क्ड कि फिंग शुई क्या है. फिंग शुई भी वास्तुशास्त्र है जो कि चाइनीज़ वास्तुशास्त्र है, जिसमें फिंग शुई का मतलब होता है विंड प्लस वाटर. ओके, सो ये वर्ड है फिंग शुई. एंड अब हमारा सेकंड ऑप्शन इज एलिवेशन फीचर ऑफ हिंदू टेम्पल. तो हिंदू टेम्पल में हमने ऑफकोर्स पता है कि नगारा में जो होता है एलिवेशन फीचर जिसको हम शिखरा कहते हैं. ठीक है, जो इस टाइप का होता है. तो इसी में ही हमने एक उरुष श्रृंगास भी पढ़े हुए हैं. एलिवेशन फीचर्स बता रहा हूँ बस ताकि आपको रिवाइज हो जाए. उरुष श्रृंगास क्या बोलते हैं, जब मिनिएचर शिखरा के साथ अटैच होता है. ठीक है, देन एक देवला भी होता है. देवला क्या होता है कि सीधा जा रहे हो तो एकदम से शार्प की हेमी सर्कल आता है एंड देन उसके ऊपर कलश एंड फीनियल. दिस इज गर्भगृह के ऊपर जो सब कुछ होते हैं नगारा में, ये सब कुछ देवला. देन एक द्राविडियन में विमानास आ जाते हैं. विमाना जो पिरामिडिकल ऐसे होते हैं. ठीक है, गर्भगृह के ऊपर पिरामिडिकल जब शिखर बन जाते हैं तो उसे विमानास कहते हैं.
ये सब कुछ हमने हिस्ट्री में पढ़ लिया है। ओके, एंड एक क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एक आया था कि ट्विंस विमानस कहाँ पे पाए जाते हैं, ये रिसेंटली आया था, तो ये शायद हमने उसमें ऐड नहीं किया होगा। ओके, मैंने बताया था कि मैं वो ऐड करते जाऊँगा जो हमने लास्ट वीडियोस में नहीं पढ़ा था। ट्विंस विमानस हमारा ममालापुरम है, उसमें हमें ट्विंस विमाना देखने को मिलता है। ओके, देन हमारा एक गोपुरम भी होता है जो कि वो भी एक एलिवेशन फीचर है, बट वो गेट पे बनता है पिरामिडिकल शेप में। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जब वो इसमें एक ऑक्टागोनल कपोला बनता है, ठीक है, इसको हम कपोला कहते हैं, ये भी हमने वैसे पढ़ रखा है। तो मेन मेरा मोटिव ये था, एक ये बताने का, एक फीन शुई बताने का जो कि हमने लास्ट वीडियोस में नहीं कवर किया है। एंड ओके, दैट्स इट। ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ बुद्धिस्ट, तो ये कोई मतलब इसमें कुछ बताने लायक है नहीं कि वो तो डोम बनाते थे और मड अंदर, मड ऊपर ब्रिक, देन उसके ऊपर स्टोन जो भी लगाते थे। तो इनके रॉक कट भी हैं, बट दैट्स नॉट अ ग्रेट पॉइंट। सो मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is mushroom column is a typical feature of Pantheon, Rome, Parthian, Athens, Chrysler Building, New York, जॉनसन वैक्स बिल्डिंग। ओके, तो इसका आंसर तो वैसे जॉनसन वैक्स बिल्डिंग है। ये मशरूम कॉलम्स आपको देखते ही याद आ जानी चाहिए कि FLW की सारी बिल्डिंग्स, मतलब आपको इतनी आदत हो जानी चाहिए कि इसका नाम आते ही सब कुछ आ जाए कि जॉनसन वैक्स बिल्डिंग इसकी है, देन मशरूम कॉलम्स इस FLW के हैं, एंड FLW, देन टैप रूट कंसेप्ट भी FLW का है। देन हमने इसका किया था फॉर्म फंक्शन आर इक्वल, ठीक है, ये भी हमने याद किया था कैसे कि लड़का लड़की दोनों इक्वल हैं, तो इसने किया था। तो इन्हीं का ही है ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर, जिसके लिए ये इसका एग्जांपल फॉलिंग वाटर है। देन इनका एक उसोनियन हाउस, ठीक है, जो मेरे को याद आता जा रहा है बस बताता जा रहा हूँ। देन इनका एक प्रेरी हाउस कंसेप्ट भी लॉन्ग प्रोजेक्शंस जिसमें होती थी, एंड वर्टिकल सिटी, ब्रॉड एकर सिटी, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको एकदम से याद आ जाना चाहिए जैसे इनका नाम है FLW। तो इसका आंसर मशरूम कॉलम, जॉनसन वैक्स बिल्डिंग, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड रेस्ट इज पैंथियन रोम एंड पार्थियन एथेंस, ये हमने पढ़ा ये डिटेल में कि पैंथियन रोम जो है कि वो एक अनरिनफोर्स्ड डोम है, ठीक है, इसमें कोई भी रिनफोर्समेंट नहीं है, और क्या कहते हैं इसमें रिलीविंग आर्चिस हैं, ऐसे रिलीविंग आर्चिस जिसके सारा प्रेशर इस पर वो करती हैं पुट ऑफ। नीचे मासिव वॉल्स हैं, ओकुलस है, ठीक है ना, ओकुलस भी हमने इसमें पढ़ा होगा जिसमें से लाइट आती है, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है। देन पार्थियन भी वही, पार्थियन एथेंस सिर्फ इसमें डोम एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी सेम है। ओके, तो इसकी पिक्चर अटैच कर दूँगा ताकि आपको याद आ जाए, इसमें और कुछ खास बताने का नहीं है। जो सी ऑप्शन है ट्राइस्लर बिल्डिंग, इसके बारे में कुछ खास पता भी नहीं। थर्ड क्वेश्चन इज अमरुद की इन सब की फुल फॉर्म्स मैंने बता रखी है। अब मैक्सिमम इनकी फुल फॉर्म्स आती नहीं है, बट इनके अंदर जो है डिटेलिंग, आपको डिटेलिंग पूछने लग गए हैं, ठीक है। तो आप इनकी डिटेलिंग्स मैं बाद में वीडियो बना दूंगा, बट अभी इसका आंसर सिंपल वही अटल मिशन फॉर रिजुमिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसका याद रखना क्योंकि कन्फ्यूज़न वाले आते हैं कि रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका आंसर ए है, ठीक है। इसमें क्या था कि हल्का सा बता देता हूँ, 500 सिटीज़ इन्होंने सेलेक्ट की थी, उसमें टैप वाटर मतलब ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, सीवेज, इन सब की रेगुलरिटीज़ के लिए, और मतलब कैसे इनका पोल्यूशन कम करना है, ये सब कुछ, वाईफाई, इंटरनेट फैसिलिटीज़ सब कुछ देनी है, अर्बन भी, और इनको रिजुनेशन भी करना है।
उनको ट्रांसफॉर्म करना है। ये था अमृत अटल मिशन रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें कुछ खास बताने का नहीं है। हाँ, इसमें एक याद रखना, एक और आता है सैप। सैप की फुल फॉर्म होती है स्टेट एनुअल एक्शन प्लान। ये इसी में ही आते हैं, अमृत के अंदर ये सब कुछ आते हैं, ये दोनों टर्म, सैप एंड SLIP, सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान। सर्विस लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान। ओके, सो वैसे इसमें कुछ ऐसा कुछ बताने का नहीं है। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई गार्डन इज एसोसिएटेड विद। ओके, लैंडस्केप का मैंने वीडियो ज़्यादा बनाई नहीं, क्योंकि मैक्सिमम उसी बेस पे क्वेश्चन आते थे जो हमने इनके टर्म्स याद की थी, बाय बोटानिकल नेम्स। अच्छा, एक क्वेश्चन याद आया, बोटानिकल नेम्स, एक क्वेश्चन आया था ये भी किसी पेपर में कि बोटानिकल नेम्स जो होते हैं वो किस पे एसोसिएटेड होते हैं। तो ये होते हैं स्पीसीज़ के, उनके स्पीसीज़ पे बोटानिकल नेम रखा जाता है। लेकिन इसका आंसर, ओके, बोटानिकल नेम्स स्पीसीज़ प्लस जीन्स पे बेस होते हैं। और एक जो हमारा वास्तुशास्त्र का एक पार्ट याद आया मेरे को अभी, वास्तुशास्त्र में आर्किटेक्चर प्लस टाउन प्लानिंग, इसको कहते हैं धनुर्मुष्टि। ये भी किसी में पूछा गया है, एंड इसको कहते हैं धनुर्ग्रह। ओके, धनुर्मुष्टि एंड धनुर्ग्रह वास्तुशास्त्र, ये तो अलग था। सो ड्राई गार्डन, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट ड्राई गार्डन। ड्राई गार्डन रिलेटेड टू जैपनीज़ गार्डन। ठीक है, तो जैपनीज़ गार्डन में और क्या क्या चीज़ फेमस होती है मैं एक बार हल्का सा बता देता हूँ। यूजली अब आती नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। मैं वो चीज़ बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट है एज एन आर्किटेक्चर भी, एज एन आर्किटेक्ट भी आपको पता होनी चाहिए। सो ड्राई गार्डन इज रिलेटेड टू जैपनीज़ गार्डन। ड्राई गार्डन में क्या होता है कि वो स्टोन को इस टाइप से रखते हैं और नीचे छोटे छोटे स्टोन्स बिछाते हैं। यूजली ड्राई गार्डन यूज़ होता है मेडिटेशन के लिए। ठीक है, मेडिटेशन के सामने रखा जाता है, जिसका जो स्टोन डिपिक्ट करता है एक मेडिटेटर मैन जो मेडिटेशन कर रहा है, और ये नीचे स्टोन रिपेल दिखाते हैं वाटर की रिपल्स को, कि पानी नीचे बह रहा है जिसमें स्टोन खड़ा है, तो ये शांति देती है, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है ड्राई गार्डन। और इसकी फेमस और जैपनीज़ में है, अच्छा, एक स्टोन लैंटर्न भी जैपनीज़ का फेमस है। मैं इनकी पिक अटैच करूँगा, उसमें आप समझ लेना। देन एक वाटर बेसिन, ये तो हम सब ने ही देखा होगा, मतलब आपने जैपनीज़ मूवीज़ देखी हो या नारुतो एंड डिटेक्टिव कोनन देखा हो, तो उसमें होता है ना, बैम्बू का एक होता है जिसमें नीचे एक टब होता है और यहाँ पे एक पानी गिरने वाला होता है। तो ये यूजली ऐसे होता है, बट जब इसमें पानी भर जाता है तो सारा पानी फिर ये ऐसे हो जाता है, फिर देन ये अपनी उस पोजीशन पे आ जाता है। तो दिस इज़ वाटर बेसिन, दिस इज़ अगेन एग्जांपल ऑफ जापानीज़ गार्डन, इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, देन इसमें होता है जो ड्राई गार्डन है। बेसिकली जापानीज़ गार्डन 3 टाइप के होते हैं। एक ड्राई गार्डन जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक होता है हिल गार्डन जो हिल्स पे बनाया जाता है, जिसमें रोक्स ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका थर्ड होता है टी गार्डन। ठीक है, टी गार्डन में क्या होता है कि ये टी के लिए बनाया जाता है, जब क्योंकि वहाँ की टी ज़्यादा फेमस है, तो टी पीने के लिए जो स्पेशल गार्डन बनाया जाता है उसे टी गार्डन कहते हैं। ठीक है, एंड इस टाइप के स्टोन्स लगे होती हैं टी गार्डन में। एंड और इसकी टी गार्डन के पास में ही एक बाथिंग का होता है, जो नारुतो में यूजली दिखाया जाता है, जो हॉट वाटर बाथ होते हैं, वो भी जापानीज़ गार्डन में ही आता है, हॉट वाटर बाथ। एंड जापानीज़ गार्डन की एक और ख़ास बात ज़्यादा ही बोनसाई का ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। बोनसाई ट्री जो मिनिएचर ट्री जिसको भी कहते हैं, स्मॉल ट्री जो होते हैं, ठीक है ना, जो काफ़ी मतलब 2-2 लाख के भी देखे मैंने, तो इतने से होते हैं, इतनी हाइट के, 2-3 फुट के ही बस। ओके, सो बोनसाई ट्री। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट फीचर, इसकी जापानीज़ ने स्टार्ट किया था या जापानीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रायंगुलर
ट्रीज, ट्रायंगुलर कह रहा हूँ, और इवन नंबर ऑफ और नंबर ऑफ ट्रीज। मतलब ये आपको लैंडस्केपिंग में पढ़ाया गया हो कि इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग 2 ट्रीज हम 3 ट्रीज प्रोवाइड करना मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो और नंबर ऑफ ट्रीज इन गार्डन, ये भी जापानीज़ के उसमें आता है। ओके, सो दिस इज जापानीज़ गार्डन। नेक्स्ट इज अवर चाइनीज़ गार्डन। चाइनीज़ गार्डन में क्या इम्पोर्टेंट है? चाइनीज़ गार्डन में इम्पोर्टेंट जो है वो है एक मून डोर। ठीक है, मून डोर होता है एक इस टाइप का। ये आपको वैसे भी काम आएगा कि आप कहीं भी दे सकते हो। ठीक है, मून डोर होता है ताकि एक फोकल पॉइंट बन सके, मतलब एक बंदा विजिटर बाहर बैठा है, ठीक है, उसे एक मून मतलब डोर दिखेगा जिसके अंदर से जो मेन फोकल पॉइंट होगा वो मतलब जो भी स्टैचू होगा मेन वो यहाँ पे रखा जाएगा अंदर, ताकि इसका फोकस आते जाते इसका फोकस इस पे पड़े। सो दैट इज़ मून डोर चाइनीज़ गार्डन में। एंड इसमें वुडन कियोस्क चाइनीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन टावर दिए जाते हैं, ठीक है, टू गेट अ व्यू पूरा गार्डन के लिए। देन इसमें जो ब्रिजेस होते हैं मेन है, ब्रिजेस होते हैं वो जिग जैग होते हैं, जैसे ऐसे। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग स्ट्रेट ब्रिजेस वो जिग जैग प्रोवाइड करते हैं, मतलब नीचे पानी बह रहा है। ठीक है, यहाँ पे बंदा चलता है, ठीक है, जिग जैग ब्रिजेस। एंड ओके, चाइनीज़ गार्डन में भी इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट इज़ मुग़ल गार्डन। तो आप सबको पता ही है, मुग़ल गार्डन में तो हमें बस 4 बाग देखना होता है मेन, और 1-2 पॉइंट और हमें याद आ रहे हैं। मुग़ल गार्डन इज़, इसमें चबूतरा होता है एक, ठीक है, इसकी मैं पिक लगा दूंगा क्या है चबूतरा, और एक स्टोन चादर होती है। चबूतरा जैसे इसमें जिगजैग गार्डन है उसमें मतलब 4 उसको मिला के, और ये भी ब्रिज होता है एक टाइप का, मतलब छोटा सा चबूतरा एक टाइप का कह सकते हैं। ठीक है, आने जाने का रास्ता जो नीचे पानी, इसे चबूतरा। स्टोन चादर क्या होता है बेसिकली, ये स्टोन के ऊपर कार्विंग कर देते हैं ताकि जब इस पर पानी गिरे तो मतलब एक तो पानी गिरे वो सीधा बह जाएगा, ये इस पर कार्विंग इस टाइप की करते हैं कि झरझर रिमझिम करके गिरे पानी, तो दैट इज़ स्टोन चादर। ठीक है, और तो इसका 4 बाग तो बस मुगल गार्डन में 4 बाग और फेमस है। देन 4th वन इज़ इजिप्शियन गार्डन। इजिप्शियन गार्डन में भी कुछ ज़्यादा फेमस नहीं है। ओके, इजिप्शियन गार्डन में बेसिकली 4 गार्डन बनाते हैं ये, पैलेस के अलग, टेंपल के अलग, फ्यूनरल के लिए अलग, और प्लेजर के लिए अलग। तो इजिप्शियन गार्डन में कुछ ज़्यादा खास मतलब फेमस पॉइंट मिले नहीं मेरे को। एंड इजिप्शियन के बाद एक इंग्लिश गार्डन आते हैं। इंग्लिश गार्डन में एक तो फर्स्ट ऑफ टर्म आती है टोपियरी, जो कि इन्होंने दी है। टोपियरी आपको पता ही है कि कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज और शर्ब्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल। ठीक है, इसकी पिक लगा दूंगा मैं, जो इस टाइप के बनते हैं ऐसे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनिमल बेसिकली टोपियरी। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पॉइंट इन इंग्लिश गार्डन इज रोलिंग गार्डन। तो रोलिंग गार्डन क्या होते हैं, आपने देखे होंगे पूल, वो जहाँ पे पूल स्नूकर खेलते हैं, सॉरी गोल्फ खेलते हैं, तो उसमें जो टोपोग्राफी क्रिएट करते हैं वो इस टाइप की टोपोग्राफी, ताकि जो बंदा यहाँ पे हो उसे मतलब वो इस टाइप का क्रिएट करते हैं ताकि अगले बंदे को सरप्राइज़ रहे कि वो यहाँ पे जाके उसे दिखेगा कि कुछ है ही नहीं खाली,
बट देन ही मूव्स डाउन एंड देन यहाँ पे जो बंदा खड़ा होगा उसके लिए सरप्राइज होगा कि आगे है या गार्डन नहीं है. दैट इज़ रोलिंग गार्डन इन इंग्लिश गार्डन. ठीक है. ओके. सो इसमें मतलब रिज एंड वैलीज होती हैं जो क्रिएट सरप्राइज. एंड इंग्लिश गार्डन एंड देन एक जैन गार्डन आता है. जैन गार्डन इज़ आल्सो स्मॉल गार्डन होता है बेसिकली. ठीक है. मतलब वो सराउंडेड बाय वॉल्स से घिरा होता है. एंड उसका भी यही पॉइंट होता है कि एक जगह बंदा बैठकर किसी एक मेन फोकस पॉइंट को देखे. स्मॉल गार्डन्स, जैन गार्डन. एंड ओके, दैट्स इनफ. जापानीज गार्डन आपने पढ़ लिया. वाटर, जो रिपल्स ऑफ वाटर शो करते हैं स्टोन्स. एंड दिस इज द मेडिटेशन मैन. ओके, तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Next question is the concept of TOD, transit oriented development, refers to. तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रांजिट ओरिएंटेड प्लानिंग इन इंस्टीट्यूशनल कैंपस. नहीं, इंस्टीट्यूशनल कैंपस के लिए नहीं होता ये सिर्फ. हाई डेंसिटी डेवलपमेंट अलोंग अ मास ट्रांजिट रोड, ये हो सकता है. ओरिएंटिंग रेजिडेंशियल ब्लॉक टूवर्ड्स द. थर्ड ऑप्शन इज ओरिएंटिंग रेजिडेंशियल ब्लॉक टूवर्ड्स द ट्रांजिट इन अ गेटेड कम्युनिटी. नहीं, ये भी नहीं हो सकता. गेटेड कम्युनिटी के अलोंग नहीं. स्पेशल डिज़ाइन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसेबिलिटीज़ लोगों के लिए. तो सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट कि हाई डेंसिटी डेवलपमेंट अलोंग अ मास ट्रांजिट कॉरिडोर. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. टीओडी में बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, आप मतलब ही हमने पढ़ ही रखा है कि टीओडी में क्या होता है. रेजिडेंशियल और कमर्शियल के एफएआर उन्हें फालतू दे दिया जाता है. रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल. ठीक है. मतलब जहाँ पे एक सपोज करो मेट्रो जा रही है तो उसके 400 से 800 मीटर, ये डिस्टेंस भी इम्पोर्टेंट है. 400 to 800 मीटर के रेडियस में. ठीक है. एक मतलब ये रेडियस है, कई बार वो शायद डायमीटर भी बोल दें. रेडियस इंपॉर्टेंट है कि रेडियस है 400 to 800 मीटर. इसमें एफएआर फालतू प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हाई डेंसिटी हो यहाँ पे और लोग प्रेफर टू वॉक. ठीक है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ हो एंड प्राइवेट व्हीकल कम हो, लोगों की डिपेंडेंसी कम हो. और पेडेस्ट्रियन हो गया, लोग वॉक को प्रेफर करें कि यहाँ से बंदा यहाँ पे जाना प्रेफर करे. सो टीओडी मैंने अपने उस टाउन प्लानिंग वाले उसमें भी हमने पढ़ा है, इसको छोड़ते हैं. ओके. तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट तो बस ये गेटेड कम्युनिटी है. गेटेड कम्युनिटी क्या होता है? जो आजकल हाउसिंग बन रही है, गेटेड कम्युनिटी एंड वॉल्ड कम्युनिटी मीन्स जो प्राइवेट अपनी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और हाउसिंग बड़ी बड़ी डेवलप कर लेते हैं. मीन्स बॉर्डर कर देते हैं, अपनी एक अलग कम्युनिटी बना लेते हैं, उसे गेटेड कम्युनिटी कहते हैं. इसमें रेजिडेंशियल कम्युनिटी मतलब जहाँ पे आपकी एंट्रेंस स्ट्रिक्ट हो, मतलब बाहर आने जाने वालों के ऊपर कंट्रोल हो कि बाईसाइकिल, पेडेस्ट्रियन, इन सब के ऊपर कंट्रोल हो, हर कोई अंदर ना जा सके. बाईसाइकिल, पेडेस्ट्रियन, ऑटोमोबाइल्स, इनके ऊपर भी कंट्रोल हो. तो दैट इज़ गेटेड कम्युनिटी. वर्ल्ड कम्युनिटी रेजिडेंशियल के लिए होती है ये. ठीक है. एंड इसमें इंस्टीट्यूशनल कैंपस तो आपको पता ही है. ओके, रेस्ट ऑप्शन छोड़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपोनेंट्स मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI ऑफ अ नेशन. तो ये आपको याद ही होना चाहिए. ये वैसे GS का क्वेश्चन है. HDI जिसको अब हम GDP भी कहते हैं, मतलब पहले GDP भी कहते थे. ये तो हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. GDP हो गया ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, जैसे आजकल बोलते हैं ना कि डेवलपमेंट प्रोडक्ट, कि इंडिया की GDP इतनी गिर गई, इंडिया की GDP इतनी उठ रही है, ये सब कुछ. ठीक है. तो इसमें ऑफकोर्स फर्स्ट ऑप्शन आंसर है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम. लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक है. सेकंड इज एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम. ये पॉइंट मैंने शायद बता ही रखा होगा. ओके. पर कैपिटा इनकम. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसके HDI के हिसाब. अच्छा, HDI और GDP से मुझे याद है, इसको
जीएस में क्वेश्चन आएगा ये शायद। इसको जीएनआई भी कहते हैं, जीडीपी पहले कहते थे, एचडीआई, इन्होंने क्या रखा, जीएनआई भी कहते हैं इसको। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या मतलब क्या है कि इंसान की ये मतलब इतनी एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 साल से 83.57 ईयर तक चलेगा इंसान। इतना तो इंसान मतलब इसके अंदर वैरी करेगा, 20 से पहले मरेगा नहीं और 85 से ज़्यादा बहुत कम लोग जिएंगे। तो दिस इज़ द एक्सपेक्टेंसी कि इसके बीच में इंसान चलता है, मरेगा मतलब। ठीक है। एजुकेशन के अंदर आता है कि 25 ईयर्स तक, 25 साल तक इंसान की एजुकेशन होती रहनी चाहिए, मतलब इससे पहले ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसके बाद तो चल ही रही है, मास्टर करोगे पीएचडी करोगे तो ख़त्म नहीं होगी। 25 ईयर्स एस्टेब्लिश की गई है कि एजुकेशन होनी चाहिए, स्कूलिंग होनी चाहिए बच्चों की। इससे पहले बच्चों को मतलब इसमें इनकम सोर्स में या किसी भी जॉब में नहीं लगना चाहिए। पर कैपिटा इनकम, ओके, इंडिया में पॉवर्टी लेवल जो हम कैलकुलेट करते हैं, पॉवर्टी लेवल वो पर कैलोरी पे करते हैं कि पर बंदे के कैलोरी कंजप्शन कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो इन तीनों का मिक्सचर ही जीडीपी बताता है। कई बार एक क्वेश्चन भी आएगी, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है या कौन सा वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों का मिक्सचर बना मतलब तीनों को कैलकुलेट करके उनको एक एग्रीगेट करके इनटू कंपोजिट इंडेक्स या बॉक्स उससे बाद निकाला जाता है, उसका मीन वीन निकाल कर फिर आपको एचडीआई, जीडीपी और जीएनआई पता चलता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एज पर द एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। ओके, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ये कई बार पहले आती थी, अब नहीं आएगी शायद। AMASR, आमा सर, एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के अंदर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और उसके अंदर ये एक्ट आया। ठीक है। इस 2000 एक्ट 2010, द एक्सटेंट ऑफ प्रोहिबिटेड एरिया बियॉन्ड द डिमार्केटेड प्रोहिबिटेड एरिया इन मीटर्स इज, ये तो सिंपल साइज का तो 100 ही है। ठीक है ना। जैसे ये याद रख लो आप, ये हमारा इंडिया गेट है, तो मैंने तो उसी से याद रखा हुआ है, ये उसकी साइट है इंडिया गेट की। सो दिस इज़ द, एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया, एंड दिस इज ओके। तो जो इंडिया गेट की साइट है दैट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया, इसमें आप कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते। देन अगेन 100 मीटर्स आता है, दैट इज़ रेगुलेटेड एरिया, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कहीं में पूछा गया है। एंड दिस इज दिस इज़ प्रोहिबिटेड एरिया, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते आप। यहाँ पे तो ये तो उसी की साइट होगी, ये तो प्रोटेक्टेड है, ये प्रोहिबिटेड है, इसमें मनाही है कंस्ट्रक्शन की। एंड देन लास्ट इज रेगुलेटेड एरिया, ये कितना होता है, ये 200 मीटर का होता है। इसमें आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, बट आपको वो लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, देन आप उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो किसी पेपर में ये पूछा गया था कि आपकी साइट के बाद आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ द, ये जो भी है इस एक्ट के अकॉर्डिंग आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के पास कितना ही मतलब डिस्टेंस है कि वो उसके ऊपर कंट्रोल कर सकती है, रेगुलेशन कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो उसका आंसर था 300। ठीक है। 300 मीटर तक उनके अंदर होता है कि वो क्या कर सकती है, वो आपको परमिशन देगी या नहीं, उन पर डिपेंड करता है। तो आंसर 300 मीटर। कई लोग 100 लिख के आए थे, कई लोग 100 300 मीटर। ओके, ठीक है। तो ये हो गया। इसके साथ जो 2 पॉइंट मैंने उस टाइम नहीं बताए थे वो मैं अब बता रहा हूँ, CRZ, क्योंकि ये भी किसी में पूछा गया है इसलिए बता रहा हूँ। कोस्टल रेगुलेटरी जोन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी कोस्टल एरियाज़ होते हैं ना, मतलब जो इंडिया के हैं कोस्टल एरियाज़, उसमें हम जो आपकी हाई टाइड एरियाज़ होते हैं, मतलब जहाँ पे टाइड ज़्यादा आती हैं, हाई टाइड, वहाँ से 100 मीटर तक आपको डेवलपमेंट नहीं कर सकते। सो नो डेवलपमेंट अप टू 100 मीटर, ठीक है, फ्रॉम हाई टाइड। जहाँ भी हाई टाइड्स आती हैं वहाँ से 100 मीटर तक आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। एक तो हो गया कोस्टल रेगुलेटरी जोन, देन सेकंड इज IPZ, आइलैंड प्रोटेक्शन जोन।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये इसमें वो आइलैंड हैं जिनमें मतलब इंडिया का भी ज़्यादा हाथ नहीं गए। आई मीन लक्षद्वीप और अंडमान जैसे कि ये दो आइलैंड हैं जो इंडिया के यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है ना, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन इनसे ही पूछ के करनी होती है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम आदिवासी रहते हैं और आपने वो न्यूज़ भी सुनी होगी कि वहाँ पे गोली मार दी, जो भी एक गया था अंडमान निकोबार में, एक जर्नलिस्ट, उसको गोली मार दी क्योंकि वो उन IPZ आइलैंड प्रोटेक्शन जोन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। ओके, सो इससे मुझे अभी याद आया कि इंडिया में कितने, आई थिंक 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था, नाउ अगेन वो जम्मू एंड कश्मीर बन चुका है 370 एक्ट के बाद, है ना। ये दोनों यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं, लेकिन पहले 8 थी, ये 9 होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने एक दमन और दीव को भी मिला दिया। दमन दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बता दी, तो ये 8 और ये 28 GS में आता है, DDA में आता है, DMRC में भी आ सकता है, जितने भी GS के क्वेश्चन होते हैं उनमें आ सकता है, इसलिए बता दिया। ओके, इनको हम छोड़ते हैं, मूविंग टूवर्ड्स CMYK में के क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑफकोर्स के ब्लैक रिप्रेजेंट करता है। CMYK सियान मैजेंटा, CMYK सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। ओके, सो इसमें हमें क्या याद रखना है? प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, ये तो आपको मैंने पढ़ा दिए थे। मुनसेल कलर इफेक्ट भी आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। एक मुनसेल कलर इफेक्ट में एक क्वेश्चन आया था कि ये मैंने आपको बताया था, एक ये, ठीक है ना। मुनसेल कलर इफेक्ट VHC वैल्यू ह्यू क्रोमा, ये मैंने आपको बता ही रखा है, वैल्यू ह्यू क्रोमा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली आस्क हुआ था, आई थिंक इसरो में या DMRC में, कि मुनसेल कलर इसी में ही किसको रेडियल में रखा जाता है, मतलब रेडियल में क्या आता है, वैल्यू ह्यू क्रोमा। तो मैक्सिमम को लगता है कि ह्यू रेडियल में आता है, बट रेडियल में क्रोमा आता है, क्योंकि हमारा क्रोमा ऐसे होता है ना, रेडियल में ऐसे बढ़ता है। ह्यू आता है हमारा एंगुलर में, कि इसके और इसके बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं, एंगुलर में। तो रेडियल में क्रोमा आता है। CMYK प्राइमरी सेकेंडरी कलर हमने पढ़ी रखे हैं। सब्ट्रैक्टिव और एडिटिव कलर भी हमने पढ़ रखे हैं। सब्ट्रैक्टिव कलर वो होते हैं एडिटिव कलर, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं? CMYK, ठीक है। CMYK इज सब्ट्रैक्टिव कलर। सब्ट्रैक्टिव कलर वो होते हैं जिनको मिलाने पर वो ब्लैक, लास्ट में ब्लैक देते हैं। मतलब अगर आप CMY को तीनों को मिलाओगे ना, सियान मैजेंटा येलो, तो आपको बीच में ब्लैक मिलेगा। दोज आर सब्ट्रैक्टिव कलर। और होते हैं फिर एडिटिव कलर्स, ये मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था। एडिटिव कलर्स वो होते हैं जब आप इन तीनों को मिलाओगे तो आपको बीच में वाइट मिलेगा, ठीक है। एडिटिव कलर्स क्या होते हैं? RGB, ठीक है। ये तो वैसे है, वैसे कहीं जब आप देखोगे ना, आप इन दोनों को मिलाओगे तो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपको RGB मिलेगा, तो RGB को मिलाओगे तो ब्लैक मिल रहा है। आई मीन ये कन्फ्यूज़न है, बट आप सिर्फ मेन ये याद रखो कि सब्ट्रैक्टिव कलर वो है, इन तीनों को मिलाओगे तो आपको बीच में ब्लैक मिलेगा। और के से याद रखना, ब्लैक है इसमें, तो इसलिए यही सब्ट्रैक्टिव कलर होगा। एडिटिव कलर वाइट है, ठीक है, RGB। और मेन इसमें क्या है कि जो RGB कलर होते हैं ये यूज़ होते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में, ये शायद मैंने बता ही रखा है, कंप्यूटर की स्क्रीन में। और सब्ट्रैक्टिव कलर यूज़ होते हैं प्रिंटिंग में यूजुअली। तो जब भी आप अपने प्रिंटर से प्रिंट कराने जाओ तो आप फोटोशॉप में जब फाइल बनाओ तो पूछ लेना पहले कि वो उसके पास प्रिंटर CMYK वाला है या RGB वाला है, क्योंकि अगर आप RGB में अपनी फ़ाइल बनाते हो और आप प्रिंटिंग के लिए तो CMYK, तो कलर थोड़े डिफरेंस आते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होता है वो नहीं आता, तो तभी प्रॉब्लम होती है प्रिंटर्स की। आपको फोटोशॉप फाइल हमेशा CMYK और RGB सोच के बनानी चाहिए। यूजली CMYK ही लेते हैं लोग, ठीक है। CMYK हो गया ये। अच्छा, उसके बाद आता है एक जो अभी क्वेश्चन आया है एक नया, दैट इज़ एडवांसिंग कलर।
ये भी रिसेंटली किसी पेपर में पूछा गया। एडवांसिंग कलर्स वो होते हैं जैसे येलो और ग्रीन, ठीक है, जो मतलब किसी भी कलर के साथ आप रखोगे ना उनका, तो वो हमेशा ऐसे दिखेंगे कि आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, मतलब एडवांस हो रहे हैं, मतलब उभर ही हुए हैं आपकी तरफ। अगर व्यूअर्स की तरफ हम रखेंगे तो उसे लगता है कि वो व्यूअर की तरफ हैं। एडवांसिंग कलर्स आर दोस्त येलो ग्रीन जैसे होते हैं लाइट कलर्स, हमें दिखता है कि हमारी तरफ है। उस इसी का एडवांसिंग कलर का अपोजिट हो गया रिसीडिंग कलर्स, जो बच गए कलर जो दिखते हैं कि ऑब्जर्वर से दूर जा रहे हैं, दैट आर रिसीडिंग कलर्स। देन एक आता है आफ्टर इफेक्ट, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट या नेगेटिव इमेज। आफ्टर इफेक्ट और नेगेटिव इमेज ये आपने मतलब जब भी आपके पास व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कि एक फ़ोटो आती थी कि आप उसको देखते रहो और फिर अगेन अपनी छत पे देखो, मतलब 60 सेकंड इस फ़ोटो को देखो, देन उसके बाद आंख बंद करके आप छत पे देखो या आंख बंद करो, तो आपको जो नेगेटिव कलर्स दिखते हैं वो जो इफ़ेक्ट होता है वो इसी इफ़ेक्ट की वजह से होता है, आफ्टर इफेक्ट, और जिसको नेगेटिव इमेज कहते हैं, मतलब आपको उस कलर के नेगेटिव कलर्स दिखते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ आफ्टर इफेक्ट। एक ये कंसेप्ट था, एडवांसिंग रिसीडिंग हो गया। ओके, इसमें CMY के और कंसेप्ट आई डोंट नो कुछ इंपॉर्टेंट है तो प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर्स हमने बताए रखें कि प्राइमरी होते हैं RYB। ये याद रखना कि यूजली कन्फ्यूजन होती है RYB और RGB में। एडिटिव कलर्स होते हैं RGB, RYB होते हैं प्राइमरी कलर्स। रोए से याद रखना, रोए, ठीक है ना, रोए प्राइमरी कलर्स वाला होता है, रोए RYB प्राइमरी कलर्स। बट ये भी कई जगह है कि प्राइमरी कलर्स ऑफ नेचुरल लाइट, मतलब ये कहीं क्वेश्चन आया था, शायद गेट का ही क्वेश्चन है लास्ट कुछ पेपर्स का, नेचुरल लाइट वो उन्होंने RGB दे रखा है, तो आई थिंक नेचुरल लाइट की वजह से उसे शायद RGB दिया गया है, ठीक है, बट आप प्राइमरी कलर्स RYB रखना। एंड इसमें आई थिंक और कुछ नहीं है। आधा घंटा हो गया है यार, तो हुए 8 क्वेश्चन है। ओके, अब मैं सिर्फ मेन कवर करेंगे यार, ये तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेग्रीगेशन एट सोर्स। सेग्रीगेशन एट सोर्स इज बेसिकली आपको पता है सेग्रीगेशन एट सोर्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमने पढ़ ही रखा है। इसमें क्या होता है, सेग्रीगेशन, ठीक है, कलेक्शन प्लस ट्रांसपोर्ट, देन फिर 3R आते हैं, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, देन आपका ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। इसके ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल भी इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं। इंसिनरेशन, होग फीडिंग, डंपिंग इनटू सी, लीचेट फॉर्मेशन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने पढ़ रखे हैं, तो इसको हम कवर नहीं करेंगे। ये सिंपल था, सेग्रीगेशन एट सोर्स डिपेंड ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, इसका सेग्रीगेशन का आई थिंक मैंने पता नहीं पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, ये पढ़ लो कि जो कलर कोडिंग है वो क्या क्या होती है। ग्रीन किसके लिए होता है, ऑर्गेनिक, ये तो हम सबको पता ही है। जो कन्फ्यूज़न होती है वो वाले मैं याद करा देता हूँ कि येलो किसके लिए होता है, येलो होता है ग्लास के लिए। याद रखना, ग्लास में से सनलाइट पास होती जाती है और येलो लाइट हमारे पास आती है, तो इसलिए येलो होता है ग्लास के लिए। देन होता है वाइट, होता है पेपर के लिए, क्योंकि देख लो मेरा पेपर भी वाइट है। वाइट क्या होते हैं, पेपर सारे वाइट हैं, तो वाइट होता है पेपर के लिए। देन एक याद नहीं आता, ब्लू होता है प्लास्टिक के लिए। आपके सारे बॉल पेन ब्लू कलर के होते हैं, वैसे ये ब्लैक पेन है बट बॉल पेन ब्लू कलर के होते हैं, और प्लास्टिक ब्लू कलर की चेयर्स होती हैं, तो याद रखना प्लास्टिक के लिए ब्लू होता है। बाकी जो होते हैं वो तो इंफ्रारेड और मतलब मेटल के लिए ग्रे हो गया, एंड रेड हैज़ार्ड्स के लिए हो गया, ये सब कुछ नॉर्मल है। तो मेन वाइट, ब्लू और इसमें येलो भूलते हैं, तो वो सब कुछ याद रखना था। ओके, इस क्वेश्चन को भी बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन एट सोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इन फ्लैट स्लैब लोड इज ट्रांसफर थ्रू। ओके, फ्लैट स्लैब क्या होती है, फ्लैट स्लैब होती है जिसमें हम बीम प्रोवाइड नहीं करते। यूजली स्लैब्स क्या होता है, मतलब यूजली क्या होता है, बीम स्लैब पे लोड आया, फिर उसने बीम पे ट्रांसफ़र किया, फिर बीम ने कॉलम पे ट्रांसफ़र किया। फ्लैट स्लैब क्या होता है जिसमें हम बीम ही प्रोवाइड नहीं करते, कि ये
आपकी वो है, और इसके नीचे सीधा कॉलम, मतलब अगर हम 3D में देखें तो ये इस टाइप का नीचे कॉलम सीधा, नो बीम हम प्रोवाइड नहीं करते। ओके, तो रीज़न कि हम क्यों नहीं बीम प्रोवाइड करते ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता भी होना चाहिए कि हम क्यों नहीं प्रोवाइड करते फ्लैट स्लैब में। ठीक है, क्योंकि यूजली जब भी हम जैसे अगर ये स्लैब बनाएं और हम बीम दें फिर कॉलम दें तो प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो हमारी हाइट कम हो गई। ठीक है, हाइट की फंक्शन के लिए हम बीम हटा देते हैं अब। देन सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड चेंज इसकी जूम लेआउट, क्योंकि जूम लेआउट में भी दिक्कत करती है बीम। कई बार वॉल हमने यहाँ पे बनाई तो हमारी ये बीम दिख रही है, हाफ बीम तो हमेशा दिखती है क्योंकि 230 की बीम बनाते हो आप। ठीक है, और ऊपर से लटक भी हो जाती है, तो ये बीम दिखती है, तो रूम लेआउट में दिक्कत होती है कि बीम के नीचे हमें दीवार देनी पड़ती नहीं तो बीम दिखेगी पूरी। थर्ड रीज़न इज़, जो थर्ड रीज़न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की जो सर्विसेज होती है वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। आप वर्किंग ड्राइंग करोगे तो जो भी आपकी पाइपलाइंस जानी होती है, आपकी जो भी HVAC की पाइपलाइन या प्लम्बिंग फायर फाइटिंग की पाइपलाइन, उनको मोड़ना पड़ता है, और इस मोड़ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी पाइप्स ही ऐसे देते हैं कि बीम के नीचे नीचे से जाए। ठीक है, तो ये जो एरिया ख़राब हुआ तो इसलिए हम ये बीम नेगलेक्ट करते हैं और फ्लैट स्लैब प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, फ्लैट स्लैब इज़ एब्सोल्युटली लोड ट्रांसफ़र थ्रू प्लेट एक्शन। ठीक है, पूरी प्लेट के थ्रू इसका लोड ट्रांसफ़र होता है, ना कि बीम के थ्रू। और इसमें क्या है, वेक्टर एक्शन। फोर्थ ऑप्शन इज़ वेक्टर एक्शन। वेक्टर एक्शन कहाँ पे लगता है, वेक्टर एक्शन आपका लगता है ट्रस सिस्टम में। ठीक है, ये भी याद रखना कि ट्रस में ऊपर कंप्रेशन होता है, नीचे टेंशन, नीचे वाली इसमें, इस वाली में इसमें कंप्रेशन, इसमें टेंशन। डोम में भी, डोम में ऊपर कंप्रेशन होता है ऐसे, नीचे टेंशन। ठीक है, और डोम में जो दूसरे फोर्स लगते हैं, हुप एंड मेरिडोमिनल फोर्स, वो कैसे याद रखोगे, हुप, हुप में HOOP आ रहा है तो सर्कल आ रहा है तो सर्कल यहाँ पे आ रहा है, तो हुप ऐसे होते हैं, और जो बचा वो मेरिडोमिनल वो ऐसा होता है, इस टाइप में लगता है। ठीक है, याद करने का तरीका है कि हुप कई बार आ सकता है कि हुप ऐसे होता है या ऐसे, मतलब इस एक्सिस पे लगेगा या इस पे लगेगा, तो बेस पे लगेगा, मतलब इस टाइप वाले पे लगेगा। हुप एंड मेरिडोमिनल, और इसको छोटे, दिस इज वेक्टर एक्शन। जल्दी ख़त्म करते हैं। ओके, वेक्टर एक्शन की बात क्या है, मेम्ब्रेन एक्शन। मेम्ब्रेन एक्शन या फिर फोम एक्शन, ये क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। पेन्यूमेटिक स्ट्रक्चर्स, आप जितने भी आपकी मॉल्स में आप देखोगे आपको पेन्यूमेटिक स्ट्रक्चर्स यूज़ हो रहे हैं। मीन्स इसमें क्या होता है, केबल और फोम्स और फैब्रिक लेकर आपकी रूफ डिज़ाइन की जाती है, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग ये स्लैब स्लूप कंक्रीट वंक्रीट नहीं छोड़ के सिर्फ पेन्यूमेटिक स्ट्रक्चर्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें केबल का यूज़ होता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें HVAC का भी यूज़ होता है, क्योंकि ये पेन्यूमेटिक स्ट्रक्चर्स पूरे प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। मीन्स अगर आपकी ये है तो इसके यहाँ जो एयर प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए तभी ये ऐसे फूले रहेंगे, नहीं तो ये ऐसे झूलने लग जाते हैं। तो इसलिए HVAC का भी यूज़ होता है। ये क्वेश्चन में कहीं आया हुआ है कि HVAC का यूज़ क्या होता है, तो टू मेंटेन द प्रेशर इनसाइड फ्रॉम द इनसाइड HVAC का यूज़ होता है। HVAC की डेप्थ प्रेशर डालती रहती हैं। ठीक है, सो दोज आर पेन्यूमेटिक स्ट्रक्चर्स। एंड इसमें टेंट और कुछ बताने को तो नहीं रह गया, केबल और फैब्रिक, और इसमें पिक्स लगा दूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। मैप इज़ एन, मैप आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, सॉरी मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। मैप इज़ एन आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, एक्सोनोमेट्रिक, ओब्लिक। तो मैप आपका डेफिनेटली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ये प्रोजेक्शन पढ़ लो क्योंकि DDA के पेपर में प्रोजेक्शंस पूछते हैं। ओके, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि प्रोजेक्शन स्टार्ट कहाँ से होते हैं। प्रोजेक्शन आपके दो टाइप के होते हैं, ये हमने पढ़ा नहीं था इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और एक होता है पिक्टोरियल प्रोजेक्शंस।
ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस तो आप सबको पता ही होगा, जो हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सबने किया होगा कि आपका एक कोन ऐसे पड़ा हुआ है, उसकी कुछ प्रोजेक्शंस हम ऐसे मारते हैं, फिर यहाँ पे उसका प्लान बनता है, देन ऐसे ले जाकर उसकी साइड एलिवेशन बनाते हैं। ठीक है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस मतलब आपको 2D प्लेन विदाउट एनी एंगल वैंगल मिलता है। सो दिस इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और मैप हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में होता है, इसका आंसर बी है। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में 3 प्रोजेक्शंस आती हैं। ठीक है। पहला होता है पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। दूसरा होता है एक्सोनोमेट्रिक, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एंड लास्ट इज ओब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में आपको मतलब ये भी हमने पढ़ा हुआ कि जब उसको पर्सपेक्टिव से देखता है एक बंदा तो वो कुछ ऐसा 3D दिखता है। ठीक है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ये इसमें आ जाते हैं, जिसमें वैनिशिंग पॉइंट आ जाता है, फिर एक बीच में मिरर चाहिए होता है हमें। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस प्रोजेक्शन में हमें ये सब कुछ चाहिए होता है, वैनिशिंग पॉइंट, मिरर, प्लेन, पेपर प्लेन और ऑब्जेक्ट आगे फ्रंट बैक में होता है। तो दैट इज़ पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट जो भी होते हैं। देन एक्सोनोमेट्रिक, एक्सोनोमेट्रिक भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। 3 टाइप के क्या होते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक, देन डायमेट्रिक एंड देन ट्राइमेट्रिक। आइसोमेट्रिक जिसमें सारे एंगल इक्वल होते हैं, सॉरी, ठीक है ना, जिसमें तीनों के तीनों एंगल इक्वल होंगे ये। और डायमेट्रिक में 2 एंगल इक्वल होंगे, ट्राइमेट्रिक में तीनों एंगल अलग होंगे। बस ये याद रख लो, फिगर मैं पेश कर दूंगा क्योंकि यहाँ सही नहीं बनेगी। ठीक है। तीनों एंगल इक्वल, 2 एंगल और तीनों एंगल अलग अलग, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक। देन लास्ट इज ओब्लिक प्रोजेक्शन। ओब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होता है कि इसमें क्या है, दोनों एंगल को आप देखोगे ना, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल है। ठीक है। यहाँ पे इसमें भी एंगल होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, अलग होंगे चाहे लेकिन होंगे एंगल। ओब्लिक में क्या होता है, हमने एक सरफेस को एकदम स्ट्रेट रखा और ये इस टाइप का, कितना बड़ा बन गया, दैट इज़ ओब्लिक, कि सिर्फ एक साइड का एंगल होगा, एक बिल्कुल पैरेलल होगा इसके। ठीक है। सो दैट इज़ ओब्लिक प्रोजेक्शन। तो मैप ऑफ कोर्स आपको इन तीनों से देख के पता चल रहा होगा कि ऑर्थोग्राफी ही हो सकता है। सो दैट इज़ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इंदौर स्लम नेटवर्किंग प्रोग्राम इज बीन प्लान्ड बाय, ये भी क्वेश्चन किसी उसमें इसरो या इसमें पूछा गया है। ठीक है। इंदौर स्लम नेटवर्किंग प्रोग्राम आपको इम्पोर्टेंट है, याद भी होना चाहिए हमेशा। इंदौर स्लम नेटवर्किंग प्रोग्राम, ये हमारे हिमांशु पारिक जी ने किया था, जिनकी नज़र एकदम पारिक की तरह है। ठीक है ना, मतलब एकदम बारीक नज़र है इनकी, इसलिए याद रखना इंदौर स्लम नेटवर्किंग प्रोग्राम। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो इनके दूसरा ऑप्शन है बीवी दोषी, उन्होंने भी इंदौर में ही अरण्य स्लम हाउसिंग और अरण्य लो कॉस्ट हाउसिंग डिज़ाइन की थी, बीवी दोषी ने। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही अकेले हैं जो जिनको प्रिट्जकर अवार्ड मिला है, जिन्होंने इंडिया की इज्जत बचा रखी है। ठीक है। तो ये दोनों इंदौर में ही है। ये तो जीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, इंदौर से मुझे याद आया कि अभी जीएस का क्वेश्चन है 2019 या 20 में इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड प्रोवाइड किया गया एंड भोपाल को क्लीनेस्ट कैपिटल। तो घूम के आओ, दोनों काफ़ी क्लीन है। ठीक है। इंदौर स्लम नेटवर्किंग, अरण्य लो कॉस्ट हाउसिंग। ओके, इसमें हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इंदौर स्लम हाउसिंग में क्या है। हिमांशु पारिक जी ने कहा था कि जो स्लम है किसी भी उसका, सिटी का, शहर का, वो आपका ड्रेनेज के अलोंग बसता है, मतलब जहाँ पे सीवेज सिस्टम बह रहा होता है उसके अलोंग स्लम बसता है। ठीक है, उसके साइड में। तो इनका क्या कहना था ठीक है, स्लम के अलोंग जो एरिया बसते हैं ड्रेनेज के अलोंग, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी बड़े रिच एरियाज़ हैं उनको
इन ड्रेनेज से ही जोड़ दो, तो ये अच्छा होगा, मतलब स्लम के लिए वालों के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट पैसे दे देगी, उनका काफ़ी खर्चा बच जाएगा। तो ये अप्लाई भी हुआ था, इंडोर स्लम नेटवर्क एरिया। इंडोर से मुझे एक याद आया कि इंडोर मेथड है एक, आई थिंक ये मैंने सॉलिड वेस्ट में नहीं बताया था। इंडोर मेथड भी एक सॉलिड वेस्ट का एक इम्पोर्टेंट, अभी मैंने पढ़ा है इसलिए मेरे को याद है, सॉलिड वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट में याद है इन्होंने कि वो इसको एक नाम है इंडोर मेथड। उसमें क्या होता है कि मतलब मेथड वही है कि पहले थोड़ा सा सॉलिड वेस्ट रखो, देन लेयर ऑफ सॉइल, देन अगेन अ लेयर ऑफ वो, तो लेयर वाइज काम करो, तो दैट इज़ इंडोर मेथड फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके नेक्स्ट, इसमें बाकी जो रेस्ट दोनों, उन दोनों का नाम मुझे भी नहीं पता, अनिल लौल एंड दुलाल मुखर्जी, इनके बारे में पता नहीं। बीवी दोषी अब मैंने बता ही दिया, एक अकेले इकलौते प्रिट्जकर अवार्ड आई थिंक 2019 या 18 में मिला था, देख लेना, इम्पोर्टेंट है। एंड इसके इनके जो अरण्या लोगों हाउसिंग के लिए मिला था, क्योंकि ये स्लम के लिए बनाई गई थी, ये इसके मैं पिक अटैच कर दूंगा, छोटी छोटी हाउसिंग है ऑरेंज कलर की, ठीक है। एंड इसमें और तो इनके जो भी बीवी दोषी के वो सब याद कर लेना, ठीक है, तो इसको हम छोड़ते हैं। अच्छा एक कल्दे सेक अरण्य से मेरे को याद आया, एक मैंने याद कर रखा है, कल्दे सेक एंड कल्दे फोर। कल्दे सेक तो आपने पढ़ रखा है कि जो इस टाइप की रोड्स होती हैं जो आगे मतलब डेड एंड होता है, ताकि वो ना हो सके, आई मीन स्पीडिंग व्हीकल्स अंदर एंट्री ना करें या उन्हें आगे मतलब स्पीड में नहीं चला सके, दैट इज़ कल्दे सेक। कल्दे फोर होता है हाफ डोम, मतलब एक तो डोम हो गया और उसी का उसका भी हाफ, तो वो आई थिंक ऐसे बनेगा, नहीं बना सकता, हाँ ये दैट इज़ हाफ डोम, ठीक है, हाफ डोम दैट इज़ कल्दे फोर। और अच्छा कल्दे सेक से मुझे एक याद है वुनर्फ, ये भी कहीं पूछा गया है। वुनर्फ इज़ अ पेविंग पैटर्न जो यूज़ होते हैं स्पीड रिड्यूसिंग के लिए, ठीक है, जिस पे बाईसाइकिल चलती हैं वो इसके लिए बनाए जाते हैं, उसको वुनर्फ कहते हैं, पेविंग पैटर्न जो स्पीड रिड्यूसिंग व्हीकल्स के लिए यूज़ होते हैं, ताकि स्पीड रिड्यूस हो सके, बाईसाइकिल के लिए यूज़ होते हैं। ओके आगे चलते हैं। आगे इज़ वॉल्यूम जीरो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वॉल्यूम जीरो, ये भी इसी में ख़त्म करते हैं। वॉल्यूम जीरो इज़ अ फिल्म बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ, ये सिंपल चार्ल्स कोरिया, क्योंकि बाकी का नहीं पता, ये भी आप याद रख लो, ये भी किसी में पूछा गया, आई थिंक ये इसरो में, इसी बार इसरो में पूछा गया है। वॉल्यूम जीरो चार्ल्स कोरिया। मैं बता देता हूँ कि डीडीए में मुश्किल से पहले ही बताया वो कि 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो आप रिपीट होते हैं, बाकी गेट के क्वेश्चन हर जगह यूज़ होते हैं। हरियाणा में मतलब आप जो जो स्टेट के उनके पता नहीं, स्टेट में तो गेट के 90% क्वेश्चन उठाए जाते हैं, डीडीएम में कुछ 10%, डीएमआरसी में भी 10-20 ये उठाए जाते हैं, तो आपको गेट के क्वेश्चन हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ थर्मल कंडक्टिविटी, ये आपको याद होनी चाहिए, ये हमने पढ़ रखा है कि इसकी यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज़ क्यू इज इक्वल टू यू एरिया इंटू डेल्टा टी, ठीक है। क्यू इज़ रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जिसकी यूनिट वोट होती है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र मैं लिख नहीं रहा क्योंकि टाइम नहीं है। एरिया इज़ एरिया, डेल्टा टी इन चेंज इन टेम्परेचर, यू इज़ थर्मल कंडक्टेंस या थर्मल ट्रांसमिटेंस, ठीक है। इन्होंने पूछा थर्मल कंडक्टिविटी, तो ट्रांसमिटेंस की वैल्यू निकाल लो आप यहाँ से, क्यू ए डेल्टा टी वॉट मीटर स्क्वेयर डिग्री सेल्सियस, एंड यू इज़ के बाई एल, सो के इंटू में एल हो जाएगा यहाँ पे, एंड दैट इज़ वॉट मीटर डिग्री सेल्सियस। तो ये दिस इज़ कंडक्टिविटी अपॉन एल, कंडक्टेंस की ये मतलब ये सारा हमने पढ़ा था। ओके तो 14 का आंसर इज़ ए ऑप्शन इज़ 14 का आंसर। 15 क्वेश्चन नंबर 15, अ सेमी सर्कुलर निच इन द वॉल ऑफ मॉस्क टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैका इज़ नोन एज, ये भी हमने कर रखा है कि मेहराब, सहन, मिनबार, किबला, ये सब कुछ क्या क्या होते हैं, तो आई थिंक इसमें भी कुछ बताने की वो नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन डी है, मेहराब।
जो, चलो इसकी फिगर मैं अटैच ही कर दूँगा। ओके, मेहराब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर CPWD गाइडलाइंस स्पेस स्टैंडर्ड फॉर बैरियर फ्री बिल्ट एनवायरनमेंट द मिनिमम टर्निंग रेडियस फॉर अ व्हील चेयर। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, व्हील चेयर के लिए मिनिमम, यही क्वेश्चन इस बार भी इसरो में आया है, सेम क्वेश्चन। व्हील चेयर के लिए कितना वो चाहिए होता है, टर्निंग रेडियस। ठीक है, मतलब ये व्हील चेयर है, ये आप बैठे हो, एंड टर्निंग रेडियस वही होता है कि कोई भी व्हीकल कितने टर्निंग रेडियस में मुड़ जाएगा। ठीक है, आपको फायर ब्रिगेड का भी पता होना चाहिए टर्निंग रेडियस कितना होता है। ओके, तो इसका आंसर है 900, दैट इज़ ए ऑप्शन। और जो इस बार क्या कहते हैं इसरो में आया था, उसमें भी यही पूछा था कि मिनिमम ग्राउंड फ्लोर एरिया कितना चाहिए होता है एक व्हील चेयर के लिए फॉर इज अकोमोडेशन एरिया रिक्वायर्ड। जिन्होंने दिया होगा उन्हें पता होगा। तो उसका आंसर था 900 इंटू 1200 NBC। ठीक है, NBC में 900 इंटू 1200 है, और ये था UPD CPWD के अकॉर्डिंग 900 टर्निंग रेडियस होना चाहिए। तो ये आपको याद होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। देन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी हमने पढ़ा है कि समिट कर्व किससे रिलेटेड होता है। समिट कर्व और वैली कर्व हमने दोनों कर्व पढ़े हैं डिटेल में ट्रांसपोर्टेशन में, तो इसमें कुछ खास नहीं है। एंड इसके अदर ऑप्शन क्या है, टेंसाइल फैब्रिक स्ट्रक्चर, मतलब जिसमें टेंसाइल होता है, टेंशन होता है, दैट इज़ कोई खास नहीं है। एस्केलेटर एंड एलिवेटर भी हमने उसमें पढ़ रखे हैं। जियोडेसिक डोम, ये एक याद रखना, ये भी किसी में पूछा गया कि जियोडेसिक डोम, ये मेरे ख्याल से गेट में ही पुराने ईयर्स में पूछे गए थे। ये होता है बकमिंस्टर फुलर, ये कंसेप्ट जो बकमिंस्टर फुलर है जियोडेसिक डोम उसी के जैसा होता है। मतलब ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो ऐसे मिलाकर एक डोम बन जाता है, इसकी पिक अटैच हो जाएगी। ठीक है, जियोडेसिक डोम बकमिंस्टर फुलर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18। एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 नगर पंचायत रेफर्स टू। ओके, यहाँ पे टर्म आई है नगर पंचायत। एक होती है पंचायत, ये है नगर पंचायत। पंचायत तो अपनी गांव में जो होती है, दिस इज नगर पंचायत। नगर पंचायत इज आल्सो नोन एज NAC, नोटिफाइड एरिया काउंसिल। ठीक है, ओके, पहले एक बार 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रूरल एरिया तो वैसे ख़त्म होगी, क्योंकि ये अर्बन एरिया होती है नगर पंचायत, अर्बन एरिया की यूज़ होती है। रूरल एरिया सराउंडेड बाय ग्रोइंग सिटी, अर्बन एरिया विद इन ए पंचायत, ये ऑप्शन हो सकता है। रूरल एरिया अगेन एडजेसेंट टू नगर, अर्बन एरिया विद अ स्टैट्यूटरी लोकल गवर्नमेंट। ओके, लोकल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि ये पंचायत नहीं है। पंचायत क्या होती है आपकी, जो गांव में लोग मतलब खुद बना लेते हैं। ये होती है नगर पंचायत विद अ लोकल गवर्नमेंट। आई मीन टू से कि ये नोटिफाइड एरिया काउंसिल, ये एक सेटलमेंट है, मतलब जिसमें जो अर्बन एरिया बनी नहीं है, मतलब ये ट्रांजिशन है बिटवीन रूरल टू अर्बन। ठीक है, जो रूरल से अर्बन की तरफ बढ़ रही हो, दैट इज़ नोटिफाइड। वहाँ पे जो वो लगती है पंचायत बनेगी, उसे नगर पंचायत कहेंगे। और इस नगर पंचायत में वार्ड मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं। इसमें एक चेयरमैन भी होता है, ये इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, वार्ड मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और ये सब कुछ सेलेक्ट किए जाते हैं। मतलब इलेक्शन होता है इनके लिए। बहुत सारी गांव की पंचायत मिलकर नगर पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करती है। सो नगर पंचायत रेफर्स टू अर्बन एरिया विद अ स्टैट्यूटरी लोकल गवर्नमेंट। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। याद कर लेना इसको, चाहे ऐसे ही रट्टा मार लो। ठीक है, मतलब ये भी 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए चूज़ की जाती है। उसके बाद इसका भी टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ नगर पंचायत। क्वेश्चन नंबर 19 इज़
स्टैट्यूटरी सेटबैक ऑफ अ बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन, ओके, बिल्डिंग के सेटबैक किस पे डिपेंड होते हैं, बिल्डिंग हाइट पे। ऑप्शन नंबर बिल्डिंग ए इज़ करेक्ट। बिल्डिंग हाइट प्रॉपर्टी बाउंड्री पे नहीं हो सकते। बिल्डिंग सेटबैक आपके ग्राउंड कवरेज पे भी डिपेंड नहीं है। एक्सेस ऑफ रोड इस पे भी हो सकते हैं, बट बिल्डिंग इज हाइट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो बिल्डिंग हाइट, सेटबैक, और इन्हें थर्ड ऑप्शन क्या है, रोड, एक्सेस ऑफ रोड, सेटबैक नहीं। ऑफकोर्स सेटबैक आपकी हाइट पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि इट इज़ अज्यूम कि वन, जब भी अर्थ के या बिल्डिंग गिरेगी तो 1/3 उसका इस तरफ गिर सकता है, 1/3 उस हाइट का, मतलब 1/3h, इसलिए वो सेटबैक उसी के हिसाब से देखे जाते हैं। प्रॉपर्टी बाउंड्री नहीं, ऑप्शन ए आंसर है वैसे तो। विड्थ ऑफ द एक्सेस ऑफ रोड, कि रोड की इस पे मतलब हो सकता है डिपेंड, कि रोड आप मतलब जैसे आपकी साइट है तो यूजली सेटबैक इसलिए भी दिया जाता है ताकि आपकी फायर फाइटिंग व्हीकल आपके पूरे उसमें घूम सके, लेकिन उसकी विड्थ पे डिपेंड नहीं होता। मतलब कई बार होता है कि हमारी बिल्डिंग के सेटबैक इतना बड़ा है लेकिन हम रोड तो सिर्फ 6 मीटर की प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मेन आंसर इज हाइट पे डिपेंड करता है। और इसी से मुझे एक याद आया कि अभी एक रिसेंटली क्वेश्चन आया कि हैबिटेबल रूम की हाइट जैसे जो मिनिमम है डेट इज़ 2.75, लेकिन अगर वही हैबिटेबल रूम एसी हैबिटेबल रूम की अगर बात की जाए तो उसकी हाइट अब 2.4 कर दी है, जो कि हमारी स्टिल्ट की हाइट होती है, ठीक है ना, 8 फुट, 2.4 मीटर। लेकिन इसमें मतलब इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम चल रही है, कंट्रोवर्सी की। अगर हम इस एसी की मतलब इन्होंने तो कहा है कि जो आपकी डक्ट है ना, एसी की जो डक्ट जा रही होगी उसके नीचे 2400 मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम डक्ट की जगह विंडो एसी लगा दें तो डक्ट तो हमारे मतलब फ्लोर के नीचे 2400 चल जाएगा क्या, तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो अभी याद होगा कि एसी हैबिटेबल रूम की हाइट अब 2.4 मिनिमम पास हो सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 खत्म। क्वेश्चन नंबर 20 सुपर प्लास्टिसाइजर इज एडिड इन अ कंक्रीट मिक्स टू। सुपर प्लास्टिसाइजर हमने पढ़ रखा है कि क्यों मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्लास्टिसाइजर क्यों मिलाया जाता है, टू रिड्यूस द वाटर सीमेंट रेशियो फॉर अ गिवन वर्केबिलिटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्लास्टिसाइजर, ठीक है। टू रिड्यूस द वाटर सीमेंट, क्योंकि ताकि उसमें पानी और ना मिलाना पड़े, क्योंकि वाटर सीमेंट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, और ये एक अब्राहम्स लॉ भी है, ये हमने भी पढ़ भी रखा, ठीक है। तो रेस्ट के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इंक्रीज द वाटर सीमेंट रेशियो, रिड्यूस द फ्लो रिड्यूस करने के लिए तो रिड्यूस द कंटेंट ऑफ कोर्स एग्रीगेट नहीं, प्लास्टिसाइजर क्यों मिलाया जाता है इसलिए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है जो इसमें बताना चाह रहा हूँ मैं, सुपर प्लास्टिसाइजर को हम हाई रेंज वाटर रिटेंशन भी कहते हैं, हाई रेंज वाटर रिड्यूसर, ठीक है। और मेन क्या है, इनके नाम अब आने लग गए हैं, मतलब आप याद रखिएगा, सल्फेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कार्बोलिक एसिड, ठीक है। प्लास्टिसाइजर, सल्फेट, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोलिक एसिड। सुपर प्लास्टिसाइजर से आप याद रखना सुपरमैन को सल्फेट, कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोलिक एसिड। ओके, इसके बाद एक आते हैं प्लास्टिसाइजर के साथ हमने पढ़े थे एसिलेटर आपका कार्बोलिक एसिड का फॉर्मूला रख लो COOH, ये हमने पढ़ा भी होगा, CH3COOH जो भी होते थे। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता ही है, ठीक है। ओके, हाइड्रोजन कार्बन के जो एसिलेटर आपके हाइड्रोसेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। एसिलेटर से याद रखना कि हाइड्रा से याद रखना, जो कैप्टन अमेरिका में हाइड्रा था उसको तेजी की पड़ी थी, तो एसिलेटर कैल्शियम क्लोराइड याद रख लेना ये। देन रिटार्डर तो हमने पढ़ा ही था कि जिप्सम
और शुगर, मीन्स अगर 1 चम्मच शुगर अगर हम उसमें मिला दें तो पूरी कंक्रीट को 4-5 घंटे लेट हो जाता है जमने में, ठीक है। एंड लास्ट इज एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स, एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स मतलब एयर बबल्स प्रोड्यूस करने के लिए। और ये कहाँ यूज़ होते हैं, AAC ब्लॉक्स जो हमारे बनते हैं, जो कितने हल्के होते हैं AAC ब्लॉक्स, बिल्कुल पानी में भी तैर जाते हैं कहीं तो AAC ब्लॉक्स, उसमें उसके लिए क्या मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम कंक्रीट में, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक कहीं पूछा भी गया है, आई डोंट नो। एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स, AAC ब्लॉक, एयर एरिएटेड कंक्रीट, आई थिंक AAC ब्लॉक, ओके। AAC ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक्स जिनमें मिलाया जाता है एल्यूमिनियम, ओके। मूविंग टू 21, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, सोडान हाउस अहमदाबाद वॉज डिज़ाइन बाय ली कॉर्बूजियर। इसको तो याद रखना चाहिए आपको हमेशा, ली कॉर्बूजियर के और भी वर्क्स आप, ये हमने उसमें पढ़ी रखी हैं सारी, इसकी टाउन प्लानिंग और सब कुछ, ओके। ली कॉर्बूजियर की चंडीगढ़ की सारी टाउन प्लानिंग ली कॉर्बूजियर की है। सोडान हाउस ये भी आप लिख लो। देन साराभाई हाउस, देन संस्कार कला केंद्र, ये मेन थे, संस्कार कला केंद्र म्यूज़ियम जो भी अहमदाबाद में है, ठीक है। ली कॉर्बूजियर की मेन है। और क्या है, लुईस आई खान का आई एम अहमदाबाद हमेशा याद रखना। देन बीवी दोषी की बहुत, ये अब मोस्टली नहीं पूछे जाते कि ये किसने डिज़ाइन किया, ये सब किसने डिज़ाइन किया, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इज लो एमिसिविटी कोटिंग ऑन अ ग्लेजिंग यूनिट। लो एमिसिविटी, ओके। एमिसिविटी क्या होती है, एमिसिविटी होती है एमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन, मतलब किसी ग्लास में से कितनी थर्मल रेडिएशन पार हो रही है, थर्मल रेडिएशंस, ठीक है। ये आई थिंक हमने टॉपिक नहीं पढ़ा था इसलिए बता रहा हूँ। किसी ग्लास में से कितनी थर्मल रेडिएशंस पार होती हैं, दैट इज़ एमिसिविटी। और इन्होंने कहा कि लो एमिसिविटी मतलब कम पास होगी थर्मल रेडिएशंस, मतलब मैक्सिमम या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये हमने पढ़ी था कि जो थर्मल रेडिएशन आती है आइदर वो रिफ्लेक्ट होती है या एब्जॉर्ब हो जाती है या इधर जाती है, रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिट। तो R+A+T=1, ठीक है। और इसी से हमें मिलता है SHGC, सोलर हीट गेन कोफिशिएंट। क्वेश्चन भी वही है वैसे तो पहले मैं एक बार बता देता हूँ ये सब कुछ क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सोलर हीट गेन कोफिशिएंट, SHGC is a fraction of so इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, कितनी सोलर रेडिएशन उस पर पड़ रही है, एंड फ्रैक्शन होती है, मतलब मैं आपको सीधे वो बता दूँ, वैसे इसकी डेफिनेशन है इंसिडेंट ऑफ सोलर रेडिएशन, सिंपल सा है, इंसिडेंट अपॉन ये R+A+T। रिफ्लेक्टेड हम लेते नहीं क्योंकि ये इधर चले गए, एब्जॉर्ब कहीं जगह लिया गया कहीं जगह नहीं लिया गया, तो ट्रांसमिशन जो भी ट्रांसमिटेड रेज हुई, ठीक है। तो ट्रांसमिटेड अपॉन इंसिडेंट, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में वैरी करेगी, ठीक है। SHGC 1 से 0 के बीच में वैरी करेगी, ठीक है। 1 हो नहीं सकती क्योंकि कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब होएगी, तो और अगर सारी ट्रांसमिट भी होगी तो 1 वैल्यू आएगी। 0 इसलिए नहीं हो सकती कि कुछ ना कुछ तो 0 भी हो सकती है क्योंकि कुछ ना कुछ तो ट्रांसमिट होएगी, ठीक है। तो इसलिए 0 से और 1 के बीच में रहेगी वैल्यू जो भी आएगी, क्योंकि हमेशा इंसिडेंट बड़ी होगी, मतलब इंसिडेंट की वैल्यू अगर x है, x रेज आई हैं, तो उसमें से कुछ तो अंदर बाहर चली गई, तो जो भी होगा वो 0.5x ही बची होगी, तो हमेशा 0 से 1 के बीच में, इसलिए इसकी वैल्यू रहती है। सोलर हीट गेन कोफिशिएंट,
ओके। और इसमें एक है VLT। VLT होता है विजिबल लाइट ट्रांसमिशन, विजिबल लाइट ट्रांसमिशन। इसका मतलब होता है कि कितनी विजिबल लाइट पास हुई है उसमें से, किसी भी उसमें से, विंडो में से, ग्लास में से कितनी विजिबल लाइट पास हो रही है, दैट इज़ VLT। उससे हमें VLT से हमें वो पता चलती है। ओके। तो इन्होंने पूछा है कि लो एमिसिविटी, मतलब अगर हम उस ग्लास के ऊपर कोटिंग कर दें लो एमिसिविटी, ये मतलब कोटिंग कर दी लो एमिसिविटी की, जो कम ट्रांसमिट होने दे रही है, यानी कि X आ रही है तो या तो यहाँ जा रही है या यहाँ जा रही है, यहाँ कुछ कुछ जा रही है, तो वो क्या बताएगा? ऑप्शन इज सी, रिड्यूस द सोलर हीट गेन कोफिशिएंट। इसका मतलब है कम जा रही है तो, और यहाँ हमने देखा कि सोलर हीट गेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेड रेज, ठीक है ना, मतलब जितनी ज़्यादा रेज अंदर जाएंगी उतना ही उसका सोलर हीट गेन SHGC ज़्यादा होगा। ये बात आप याद रखना, जितनी ज़्यादा रेज रिफ्लेक्ट वो ट्रांसमिट या एब्जॉर्ब हो जाएंगी उतना ही उस ग्लास का सोलर हीट गेन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा। सोलर हीट गेन कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट। तो इसमें लो एमिसिविटी यानी कि कम जा रही है तो सोलर हीट गेन कोफिशिएंट आपका घटेगा, ठीक है। तो रिड्यूसेस द सोलर हीट गेन कोफिशिएंट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड VLT भी वैसे घटेगा ही, क्योंकि अगर कम ट्रांसमिट हो रही है तो लाइट भी कम जाएगी, विजिबल लाइट भी, ठीक है। तो VLT भी घटेगा। एंड इसमें और कुछ बताने का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। स्पेशल कनेक्टेडनेस इन GIS रेफर्स टू, GIS का मुझे ज़्यादा नहीं पता, इसकी मैंने शायद क्लास भी नहीं कराई है, जो मैंने रट्टे मारे थे वो मैं भूल चुका हूँ, बट हम फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन है टोमोग्राफी, टोपोग्राफी, टोपियरी, टोपोलॉजी। ओके, ऑप्शन से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आधे तो ऑप्शन ऐसे ही हट जाएंगे। ये टोमोग्राफी क्या होता है? टोमोग्राफी तो आपका रिलेटेड होता है CT स्कैन से, जिसने GS पढ़ी होगी CT स्कैन, क्योंकि CT स्कैन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, टोमोग्राफी, ठीक है। तो एक तो ये हट गया। दूसरा ऑप्शन इज टोपोग्राफी, टोपोग्राफी कुड बी पॉसिबल। टोपियरी, टोपियरी भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टोपियरी हमने पढ़ा था कि अभी हमने पढ़ा था कटिंग डाउन और पर्निंग ऑफ द शर्प्स इनटू अ फॉर्म ऑफ पीकॉक और एनी टाइप ऑफ एनिमल, दैट इज टोपियरी। ना ऑप्शन में से टोपोलॉजी एंड टोपोग्राफी, और ऑप्शन आंसर है इसका D, टोपोलॉजी। तो ये याद रख लो, क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। टोपोग्राफी तो किसी भी ऊपर का सरफेस होता है, ठीक है ना। डिटेल मैप को हम कहते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इज अ डिटेल्ड मैप, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, डिटेल मैप, ठीक है। एंड टोपोलॉजी, टोपोलॉजी में ख्याल से उसमें जो भी GIS से रिलेटेड है, दैट इज टोपोलॉजी। ओके, तो आंसर इज इसका D, टोपोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, शुक्र है जिसके लिए हमने एक सेशन स्टार्ट किया था। सेकंड, ओके, क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना। रेजिडेंशियल नेबरहुड, नेट एरिया ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट इज़ 50% ऑफ द टोटल एरिया। अगर टोटल एरिया मान लो X है तो 50% यानी कि 0.5X आपका वो हो गया रेजिडेंशियल, तो 0.5 रेजिडेंशियल हो गया, 0.5 बाकी सब कुछ हो गया। इफ़ द पॉपुलेशन इज़ 8,000, पॉपुलेशन दे रखी है हमारे पास 8,000, द रेशियो ऑफ द नेट डेंसिटी टू द ग्रोथ डेंसिटी। अभी ओके, नेट डेंसिटी हमें पता है कि नेट पॉपुलेशन अपॉन नेट एरिया या रेजिडेंशियल एरिया आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ग्रोस डेंसिटी इज पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, या साइट एरिया लिख सकते हो आप, टोटल एरिया, ठीक है। नेट पॉपुलेशन कितनी है
population 0.5x, residential area is population is 8000, 0.5x and population is 8000 x। तो उन्होंने पूछी क्या है, पूछा उन्होंने नेट डेंसिटी टू ग्रॉस डेंसिटी। नेट डेंसिटी ऊपर आएगा तो ये नीचे आएगा 8000 और ये x ऊपर जाएगा, ये 1/0.5 that is 2, so 2 is the answer। so क्वेश्चन नंबर 25 इज, एक तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, अब सिविल इंजीनियर्स पे सोल्व कर लेते हैं हमारे आर्किटेक्चर का पेपर। और ये आई थिंक आपको पता है या नहीं पता है कि हमने 2015 या 14 में COA को रिपोर्ट, मतलब उनको एक एप्लीकेशन भेजी थी कि आर्किटेक्चर की पोस्ट इंक्रीज़ करो आप उसमें PSUs में या गवर्नमेंट में। काफ़ी कम पोस्ट हैं अकॉर्डिंग डिपेंडिंग ऑन द बच्चे इतने ज़्यादा निकल रहे हैं हर साल। उन्होंने रिप्लाई में पता है क्या भेजा था कि गेट की आपकी एक आर्किटेक्चर और एक आई थिंक बायोटेक या बायोकेमिकल है जिनकी एवरेज 40 के आसपास रहती है गेट का स्कोर, एंड हाईएस्ट मार्क्स 70 के आसपास जाते हैं। बाकी सारी स्ट्रीम्स में आप देखोगे ना तो 90+ उनके हाई स्कोर जाते हैं। तो गेट का वैल्यू बढ़ा लो ताकि अपनी कुछ पोस्ट निकल जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, अ हेमिस्फेरिकल अर्थ माउंट ऑफ 3 मीटर डायमीटर इज प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन अ चिल्ड्रन पार्क। ये भी एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है। हेमिस्फेरिकल अर्थ है एंड डायमीटर इज गिवन है 3 मीटर, तो हेमिस्फेरिकल एंड डायमीटर इज 3 मीटर। इसको बनाते आपको सारी कंप्रेशन, टेंशन, हुक, मैच, डोरमेल सब याद आ जाना चाहिए। 3 मीटर ये देगा। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ द सोइल एंड सैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन इज 3:2, सोइल अपॉन सैंड 3/2। द एस्टिमेटेड वॉल्यूम ऑफ सोइल इन क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम ऑफ सोइल, डोम बनाना है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हेमिस्फेयर है, वॉल्यूम ऑफ ये 4/3 πr³ और हेमिस्फेयर है तो 2 × कर लेते हैं, तो ठीक है। तो 2/3 पाई आई थिंक 22/7 ही काम आएगी। r³ आपका 327, ओ शिट कुछ भी नहीं कट रहा, 18 × 22/7। एक मिनट में कैलकुलेटर यूज़ करूँ, इतने आप निकाल लो। ओके सॉरी, ये 27 मैंने इसे निकाला तो 14 समथिंग आ रहा था, बट ठीक है आंसर सेम मैच नहीं आ रहा क्योंकि 27 इज 3 इज़ द डायमीटर, तो ये अपॉन में 8 भी आएगा क्योंकि रेडियस यूज़ होती है यहाँ पे। सो अब आएगा आंसर इज 7.07 एंड दे हैव आस्क्ड फॉर द वॉल्यूम ऑफ सोइल। सो वॉल्यूम ऑफ सोइल निकल जाएगी 3x + 2x इज 7.7, तो 5x इज 7.7/5 एंड x इज x आई थिंक 1 point समथिंग आएगा। x आएगा जो भी, ठीक है ना। और हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोइल। वॉल्यूम ऑफ सोइल इज 3x, सो 3/5 इंटू में 7.07। ओके ये कंसेप्ट है, आप आंसर देख लेना, मेरे पास आंसर है सिर्फ, आंसर इज 4.4 m³। ओके दिस इज़ द आंसर, ये आंसर आना चाहिए। एंड आई थिंक ये 5 1 के आसपास जाएगा तो ये 4 ही कुछ आएगा, ठीक है। तो आई थिंक सब कैलकुलेशन ठीक है। तो दिस इज द आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान है, इसके हमने सारे क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 के हमने सारे पार्ट्स पढ़ रखे हैं कि मोहनजोदारो, बेबीलोन, काहुन, एथेंस, इन सब के बारे में आपको बिना ऑप्शन देखे भी आना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। मोहनजोदारो आपका ग्रिड आयरन स्ट्रीट पैटर्न, बेबीलोन आपका अगोरा एनक्लोज कोर्ट फॉरम, बेबीलोन आपका 5th ऑप्शन हैंगिंग गार्डन, एंड काहुन आपका एनक्लोज कोर्ट, एथेंस आपका अगोरा, ठीक है।
ओके, इसमें आपको मोहनजोदाड़ो हमने डिटेल में पढ़ रखा है, बेबीलोन भी डिटेल में पढ़ रखा है, काहून भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। काहून क्या होते थे, जो पिरामिड होते थे, ठीक, उनके पास जो कर्मचारी होते थे ना, इनको पिरामिड को बनाने वाले, उनके लिए जो भी ये बनाया जाता था इजिप्ट में, तो काहून एक तो याद रखना इजिप्शियन से रिलेटेड है। तूफा तूफा उससे रिलेटेड है, रोम से, ठीक है ना। टूफा इज़ अ टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्सचर जो उन्होंने नया मटेरियल बनाया था। ओके, काहून इजिप्शियन से रिलेटेड है। एंड ये किस लिए बनाते थे, जो वहाँ पे वर्कमैन होते थे उनके लिए बनाए जाते थे ये रहने के लिए, ठीक है। और जब पिरामिड बना बाद में इन सबको हटा दिया, तो दैट इज काहून रिलेटेड टू इजिप्ट, काहून। और इसको याद रखना, एनक्लोज्ड कोट, वैसे भी याद रखना क्योंकि कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन कहीं भी उठा के रख लेते हैं। तो दैट इज़ काहून हो गया उनकी रहने की जगह। मूविंग फॉरवर्ड, कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज अच्छा, मैच द फ्लोइंग, कोएगुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, सॉफ्टनिंग, इन चार के बारे में हमने पढ़ रखा है। तो कोएगुलेशन इज एलम पाउडर हमने पढ़ा था उसमें। एंड फिल्ट्रेशन, ओके, फिल्ट्रेशन में कन्फ्यूजन, डिसइंफेक्शन क्लोरीन नहीं होगा, ठीक है। एंड फिल्ट्रेशन इज सैंड, फिल्ट्रेशन याद रख लेना, फिल्ट्रेशन सैंड। एंड फिल्ट्रेशन से मेरे को एक टर्म और याद आई थी, क्या नाम था उसका, वेट अ सेकंड, जिसमें ट्रिकलिंग फिल्टर्स क्या है, ट्रिकलिंग फिल्टर्स क्या है कि रॉक, सैंड और ग्रेवल्स की एक लेयर बना दी जाती है, उसके ऊपर वेस्ट वाटर और सॉलिड वेस्ट सीवेज वाटर प्योर किया जाता है, मतलब डाला जाता है। देन पानी आगे चलता रहता है और धीरे धीरे साफ़ पानी नीचे जाता रहता है। तो इन सब पूरी कंपोजिशन को ट्रिकलिंग फिल्टर्स कहते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन सैंड होगी। एंड डिसइंफेक्शन याद रखना आप, इसमें क्लोरीन दे रखा है। अच्छा, क्लोरीन से एक पॉइंट और याद आया, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, ये किसी क्वेश्चन में आया था तो इसलिए मुझे याद आया, ब्रेक पॉइंट पेपर में आया था, सॉरी, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या होता है, हम डिसइंफेक्शन के लिए पानी में क्लोरीन मिलाते हैं, ठीक है। लेकिन एक लेवल के बाद जब सारे प्रोटोजुआस और जो भी मतलब होते हैं इन्फेक्टेड चीज़ें वो मर जाते हैं, उसके बाद भी अगर हम क्लोरीन मिलाते हैं तो क्लोरीन हमारे हेल्थ के लिए इफेक्टफुल मतलब ख़राब होने लग जाता है। तो उस पॉइंट को ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहते हैं, ठीक है। और डिसइंफेक्शन हमारे किस से होता है, ओजोन एंड ब्लीचिंग पाउडर से एक पॉइंट और याद आया, ब्लीचिंग पाउडर। ये क्वेश्चन आया था कि म्यूनसिपैलिटी सबसे क्या चीज़ यूज़ करती है डिसइंफेक्शन के लिए जो किफ़ायती भी है, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन ये वैसे मैं बता रहा हूँ, दिल्ली का पानी कितना वो लगता है क्लोरीन वाला ना, क्योंकि वो इस पॉइंट को शायद याद नहीं रखते। ओके, एक इससे मुझे एक पॉइंट और याद आ रहा है, स्विमिंग पूल का कुछ की स्विमिंग पूल में क्लोरीन ज़्यादा मिला दिया था तो शायद कुछ हो गया था, ओके याद नहीं। डिसइंफेक्शन, क्लोरीनेशन, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। एंड एस इज सॉफ्टनिंग मतलब सोडियम जियोलाइट्स हमने डिटेल में पढ़ा ही था कि बॉइलिंग स्टोन्स, और उन्हें बॉइलिंग स्टोन क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर पानी होता है और जैसे ही उन्हें डालते हैं तो व्यापोरेट होते हैं, तो हमें बॉइलिंग जैसा दिखता है, इसलिए बॉइलिंग स्टोन्स। ये हमने सब डिटेल में वाटर में पढ़ रखा है। ओके, तो आगे चलते हैं, इसमें और कुछ पढ़ने का। ट्रिकलिंग फिल्टर से एक पॉइंट और याद आता है, ट्रांसपीरेशन। वैसे इससे नहीं है लेकिन बस याद आ गया मेरे को क्योंकि टी से टी याद है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि जब प्लांट्स में से वाटर इवेपोरेट होता है तो उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इससे एक पॉइंट और याद आया कि वो जो प्लांट्स होते हैं ना, उन ऊपर वाला ऊपर वाला डार्क ग्रीन होता है। इस पॉइंट को आप खुद देख लेना नेट पे, ठीक है। टैब खोलो और उस पर लिखो कि इसको पता नहीं क्या कहते थे कि ना, ऊपर वाला डार्क ग्रीन होता है, नीचे वाला लाइट ग्रीन होता है किसी भी पत्ते का, या ऊपर वाला लाइट ग्रीन होता है, नीचे वाला डार्क ग्रीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि सनलाइट की वजह से, क्योंकि 2 फेस ऑफ लीव कहते हैं। एक ही लीव के 2 फेस, ऊपर लाइट ग्रीन डार्क, क्योंकि ऊपर सन पड़ती है, नीचे सन की लाइट्स नहीं पड़ती।
तो इस पॉइंट को कुछ कहते हैं, मैं आगे कभी पढ़ाऊँगा इसको, बट अभी आप इसको सर्च कर लो क्या कहते हैं। एंड कोएगुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, सॉफ्टनिंग, ओके आई थिंक ये हो गया। एंड ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम जियोलाइट, सोडियम जियोलाइट याद रखना ये किस में यूज़ होते हैं, डिटर्जेंट में। एक ये पॉइंट भी याद रखना, सोडियम जियोलाइट्स डिटर्जेंट्स में यूज़ होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, मैच द सॉफ्टवेयर्स इन ग्रुप 1 टू ग्रुप 2। ग्रुप 1 में दे रखा है रेडियंस, ओडियन, रेमैन, प्राइमवेरा। ओके, ग्रुप 2 में दे रखा है आउटडोर थर्मल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एयर फ्लो, एकॉस्टिकल डिज़ाइन, लाइटिंग एनालिसिस। ओके, तो ओडियन तो आपका साउंड से रिलेटेड होता है, साउंड वाला सॉफ्टवेयर है ओडियन। तो क्या का हो गया 4, एकॉस्टिकल डिज़ाइन। ठीक है, ये आप लिख लो, आई डोंट नो आपको दिख कैसे रहा होगा। ओडियन, साउंड, ऑडियो। ठीक है, मैं आपको इसका सीधा आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है सी। सी का मतलब है, आप लिखते जाओ उसको, पी का 5, रेडियंस का लाइटिंग एलिमेंट, रेडियंस से आप याद रखना लाइटिंग एनालिसिस, क्या होगा 4 ऑडियंस एकॉस्टिकल। ठीक है, एकॉस्टिकल हो गया ओडियन। रेमैन, आर का 1 थर्मल। ठीक है, आउटडोर थर्मल एनवायरनमेंट, तो रेमैन ही होगा। एंड प्राइमवेरा, एस का 2 कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में प्राइमवेरा यूज़ होता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और 2 और याद रखना, ई टैब प्लस टैड, ये सिविल वाले यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर के लिए। ये ई टैब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी रिसेंटली कहीं पूछा गया ई टैब कहाँ यूज़ होता है, तो ई टैब स्ट्रक्चर वाले यूज़ करते हैं, ये इनका सॉफ्टवेयर है। ओके, बाकी ये 5 सॉफ्टवेयर भी आप याद रख लो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, ये सारे स्ट्रीट लेआउट्स एंशियंट इंडियन सेटलमेंट के हमने पढ़ रखे हैं, तो इसमें तो मेरे को नहीं लगता कुछ बताने की ज़रूरत है। ओके, जो मेन है वो मैं बता देता हूँ इसमें कि करमुखा, जो हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, दैट इज़ बेस्ड ऑन करमुखा, करमुखा। एंड जो श्रीरंगम टाउन है, श्रीरंगम टाउन इन तमिलनाडु, वो बेस है सर्वतोभद्रा पर, सर्वतोभद्रा मतलब जो हमने पढ़ा था सर्वभद्र, जहाँ सब लोग एक समान रहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब डिटेल में नहीं जाएंगे। एंड जो मदुरई टाउन है, मदुरई, वो बेस है नंद्यावर्ता पे, नंद्यावर्ता पे। ठीक है, उसके बाद आता है पद्मका, पद्मका इज़ फॉर मीट मार्केट, ये याद रखना, मीट मार्केट के लिए पद्मका चाहिए होता है। ठीक है, मीट मार्केट। एंड और इसके बाद पद्मा के बाद स्वास्तिका, स्वास्तिका पे कोई नहीं है, मतलब कोई है नहीं है, हमें पता नहीं। प्रस्तारा, प्रस्तारा पे मुझे याद है जयपुर, ये पूछा भी गया कहीं पे। ठीक है, प्रस्तारा पे जयपुर बेस है। करमुखा आपका हो गया बनारस, एंड एक हो रहा है ये शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद भी करमुखा पे ही है। ठीक है, ये लिख लो कहीं पे और रट्टे मार लो, क्योंकि रिवर बैंक जहाँ भी होता है। एंड चतुर्मुखा पे भी पता नहीं, तो ये कुछ पता थी वो बता दी मैंने, याद आई, बाकी आगे देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 अगेन, मैच द फ्लोइंग पार्लियामेंट्री, पैनिक, एल्ड्रोप, मोर्टाइज। ठीक है, पैनिक बार तो हमें पता ही है पैनिक बार क्या होता है, ये हमने फायर डोर में पढ़ा था पैनिक बार। एल्ड्रोप भी आप सबको पता होगा कि एल्ड्रोप जो आपके घरों में मतलब कुंडी होती है, दैट इज़ एल्ड्रोप। ठीक है, ये जो ड्रॉप होता है एल की शेप में, दैट इज़ एल्ड्रोप। तो पैनिक बार हो गया, एल्ड्रोप हो गया। मोर्टाइज लॉक होता है, मोर्टाइज एंड टैनन आपने पढ़ा ही होगा। मोर्टाइज एंड टैनन, उसमें क्या होता है कि मतलब जब एक कुछ ऐसा निकला हुआ पार्ट किसी में घुसता है, इसी टाइप के पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे मतलब वो मान लो जब ये इसमें घुसता है तो उसको मोर्टाइज चीज़ कहते हैं। तो मोर्टाइज लॉक भी इसी टाइप का होता है, मैं उसकी पिक लगा दूंगा। आई मीन जो हमने एल्युमिनियम डोर्स में आपने देखे होंगे जो इस टाइप के होते हैं, जिसमें से एक पार्ट निकलता है और एक उसमें घुसता है, दैट इज़ मोर्टाइज लॉक। एंड पार्लियामेंट्री, देन बचा क्या, पार्लियामेंट्री हिंज। ओके, तो पार्लियामेंट्री हिंज होते हैं, पार्लियामेंट्री हिंज। और एल्ड्रोप क्या होगा, 4 एल्ड्रोप बोल्ट। ओके, इनको बोल्ट किया जाता है, तो दैट इज़ इसलिए इससे रिलेटेड है एल्ड्रोप बोल्ट। तो इसका आंसर है सी, सी इज़ द आंसर। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, पार्लियामेंट्री हिंज, एल्ड्रोप बोल्ट किए जाते हैं, पैनिक बार एंड मोर्टाइज एंड टैनन, मोर्टाइज एंड लॉक, मोर्टाइज लॉक। पैनिक बार से मेरे को एक याद आया, किक प्लेट। किक प्लेट कहाँ यूज़ होती है, जैसे जो टॉयलेट डोर होती है ना, हैंडीकैप टॉयलेट डोर, हैंडीकैप टॉयलेट डोर में नीचे किक प्लेट लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है, मतलब ये एल्युमिनियम या किसी स्टील की होती है। ये इसलिए लगाई जाती है कि जो भी ये बंदा है व्हील चेयर पर बैठ के आएगा तो ना ये अपने हाथ से दरवाज़ा खोलने की बजाय ये इसको किक करेगा, मतलब पैर से खोलेगा, ऐसे तेज नहीं, मतलब पैर से धक्का मारते हैं। तो वहाँ पे स्टील की प्लेट लगाई जाती है, किक प्लेट, ताकि पैर से भी वो खोल सके। ओके, सो दैट इज़ किक प्लेट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। हुप एंड मेरिडाइनल फोर्सेस आर एसोसिएटेड विद, ये तो हमने अभी पढ़ा है। हुप एंड मेरिडाइनल डोम से रिलेटेड होते हैं, और ये याद रखना कि हुप ऐसे वाले होते हैं और मेरिडाइनल ऐसे वाले। हुप में ओ आता है तो याद रखना ओ बनाते हैं वो। ठीक है, ट्रस में कौन से फोर्स होते हैं आपको पता है, ट्रस में टेंशन एंड कंप्रेशन होते हैं। सी इज़ फोल्डेड प्लेट, वही लाइट वेट रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसमें जितने बड़े बड़े स्पैन बनाए जाते हैं, स्पेस मतलब लंबे स्पैन ट्रस के बाद स्पेस फ्रेम में बनते हैं, ठीक है ना। और याद रखना कि स्पेस फ्रेम यूज़ होते हैं लार्ज स्पैन के लिए।